रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 3। अगली सुबह सुबह के समय पिया तैयार होकर दादी के साथ पूजा करने मंदिर में जाती है, क्योंकि दादी ने उसे बताया था कि आज उसकी पहली रसोई है और साथ ही आज ही उन्हें उदयपुर के लिए भी निकलना था। पूजा कर दादी पिया को किचन में ले जाकर उससे प्यार से बोलती है, बेटा आपको जो आता है वो बना दीजिए, पर कुछ मीठा जरूर बनाएगा। पिया दादी की बात सुन मासूमियत से बोलती है, दादी आप मुझे बस बता दीजिए मुझे क्या क्या बनाना होगा, मैं वो सब बना दूंगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। दादी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आपका जो मन करे वो बना दीजिए। फिर एक फीमेल सर्वेंट जिसका नाम लीना था, उसे देखते हुए बोलती है, लीना तुम पिया की हेल्प कर देना, अगर पिया को किसी भी चीज की कमी हो तो उसे ला कर दे देना। लीना अपना सिर हिला बोलती है, यस मैम। दादी उसकी बात सुन अब किचन से निकल जाती हैं। पिया भी अपने साड़ी के पल्ले को अपनी कमर में एडजस्ट कर लीना से बातें करते हुए अपना काम करने लगती है। और कुछ ही टाइम में पिया सारा ब्रेकफास्ट बना लीना की हेल्प से डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती हैं। दादू जो डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे वो खाने की खुशबू लेते हुए बोलते हैं, अरे वाह, लगता है आज का पूरा ब्रेकफास्ट हमारी पिया ने ही बनता है, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। पिया उनकी बात सुन मुस्कुराने लगती हैं। वही दादी उनकी बात सुन थोड़े नकली गुस्से से बोलती हैं, जी हाँ ये सब हमारी पिया ने ही बनाया है, पर आपको आपका ही डाइट मिलेगा, मैंने जैकी जैन पैलेस का शेफ से बोलकर आपके लिए आपका ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया है। दादू उनकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोलते हैं, आप क्या हमारी बहू के हाथों का खाने से हमें रोकेंगी, हमें जो मन करेगा हम वही खाएंगे और हमें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। हुन और छोटे बच्चों की तरह मुंह फुला लेते हैं। पिया दादी और दादू की ये नोक झोंक सुन मुस्कुरा रही थी। तभी इवान और रेहान सबको गुड मॉर्निंग विश कर डाइनिंग टेबल से चेयर खींच बैठते हुए बोलते हैं, ओ वाह आज ये सब। रेहान अपने हाथ मलते हुए अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोलता है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ब्रेकफास्ट नहीं लंच कर रहे हैं। इवान खाने को देखते हुए बोलता है, हम सच में, पर ये सब इतना बदला बदला क्यों लग रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जैकी तो ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं बनाता। तो उसे बताने के लिए जैसे ही दादी अपना मुंह खोलती हैं कि तभी दादू उनके बोलने से पहले ही इवान से बोलते हैं, ये सब हमारी पिया ने बनाया है और वो भी खास करके हमारे लिए। और फिर पिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्यों पिया बेटा मैंने सही कहा ना। तो पिया उनकी बात सुन सबको देखती है, फिर हाँ में सिर हिला बोलती है, जी बिल्कुल दादू। वही दादू की बात पर दादी अपनी आंखें छोटी कर बोलती हैं, अच्छा जी ये सब आपके लिए हैं। हाँ। दादू कुछ बोलते उससे पहले ही श्रेयांश और निहित दोनों झगड़ते हुए आते हैं, पर जैसे ही दोनों को खाने की खुशबू आती है तो वो दोनों अपना झगड़ा भूल जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर खींच बैठते हुए खाना को अपनी अपनी ललचाए आंखों से देखने लगते हैं। निहित अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोलता है, यार आज क्या कोई दावत है जो हमें इतना कुछ ब्रेकफास्ट में खाने को मिल रहा है। श्रेयांश कुछ सोचते हुए बोलता है, एक मिनट, कहीं ये सब खिलाकर आप सब हमें हलाल तो नहीं करने वाले ना, वरना ऐसे तो आप सब मेरे खाने से हमेशा जलते रहते हो, आज ऐसा क्या हो गया जो इतना कुछ है। दादी उसको थोड़ा डांटते हुए बोलती हैं, चुप बिल्कुल चुप, जब देखो तब मजाक, ये सब कोई तुम्हें हलाल करने का प्लान नहीं है। फिर पिया की तरफ देखते हुए, ये सब पिया ने बनाया है क्योंकि उसकी आज पहली रसोई है ना, इसलिए। तभी अर्श और क्रिश स्टेयर्स से नीचे आते हैं और सबको गुड मॉर्निंग विश कर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। सबके आ जाने के बाद पिया सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। अर्श की नज़र पिया पर ही टिकी हुई थी। वो अपने ब्रेकफास्ट से ज्यादा पिया की पतली कमर पर ध्यान दिए जा रहा है। पिया जब जब उसके पास आती तब तब उसकी नज़र पिया के चेहरे पर जाती, वो उसकी खूबसूरती को देख अपने आप पर से कंट्रोल खो रहा था। अर्श जब से आया था तब से उसे ही देखे जा रहा था, पर पिया थी कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी, जैसे वो यहाँ एक्सिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ अर्श के लिए ही था क्योंकि पिया अब तक बाकी सबके साथ खुलकर बातें करने लगी थी। अर्श को यूं पिया को खुद को इग्नोर कर बाकी सब से बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद में सोचता है, ये लड़की मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मैंने क्या किया है इसके साथ जो ये मुझे ऐसे इग्नोर किए जा रही है। बाकी सब से तो बड़ी खुशी से बात किए जा रही है, पर अपने ही पति से नजरें तक नहीं मिला रही। और फिर अजीब तरीके से सबको घूरने लगता है। दरअसल पिया को अर्श से अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लगता था, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी तब से ही उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी, और वही बाकी सब उसके मुताबिक काफी फ्रेंडली थे, जिस वजह से अब उसे उन लोगों से ज्यादा डर नहीं लग रहा था।
पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत डर था ही। कुछ ही देर में सबका ब्रेकफास्ट हो जाने पर दादी पिया और अर्श को जल्दी से तैयार होने को बोलती हैं, क्योंकि उन्हें 1 घंटे में उदयपुर के लिए निकलना था। दोनों उनकी बात मान रेडी होने अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। आधे घंटे में दोनों रेडी होकर नीचे हॉल में होते हैं। दादी दोनों की आरती उतार बोलती हैं, वहां जाकर आप दोनों कल सुबह सूरज निकालने से पहले ही पूजा कर लीजिएगा। और फिर अर्श को देखते हुए बोलती हैं, अगर आपको वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो तो आप वहां पिया के साथ उदयपुर भी घूम लेना। दादी की बात सुन अर्श सिर्फ हम में जवाब देता है और दादी दादू का आशीर्वाद ले वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अर्श और पिया कार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे और रेहान उनकी कार ड्राइव कर रहा था। पिया अर्श से दूर कार की डोर से चिपक कर बैठी बाहर देख रही थी, वही अर्श अपनी तिखी नजरों से उसे ही घूर रहा था। उसे बिल्कुल ग्वारा नहीं था कि उसकी लिटिल रैबिट उसे इग्नोर करे। कुछ ही देर में दोनों की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती हैं। रेहान अर्श की तरफ का डोर ओपन करता है तो अर्श बाहर निकल पिया के साइड जाता है और उसकी तरफ का डोर ओपन कर उसे बाहर आने को बोलता है। पिया भी शांति से उसकी बात मान बाहर आ जाती है तो अर्श उसका हाथ पकड़ अपने पर्सनल जेट की तरफ बढ़ जाता है। दोनों ही जेट में बैठ उदयपुर के लिए निकल जाते हैं। रात के 10 बजे पिया और अर्श उदयपुर पहुंचते हैं। दोनों इस वक्त कार में बैठ अपने पुश्तैनी हवेली जा रहे थे। पिया कार में बैठे बैठे झपकियां ले रही थी, क्योंकि इस वाक्य रात के 10 बज रहे थे और उसे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। पर वो सोए भी तो कैसे, अर्श जो था वहाँ। अर्श जो काफी देर से पिया की इन क्यूट हरकतों को देख रहा था, वो उसे उसकी पतली मखमली कमर में हाथ डाल पकड़ अपने पास खींचता है। अचानक से हुए इस रिएक्शन से पिया डर जाती है। वो अपना सिर उठा अपनी नींद से भारी आंखों से अर्श को देखती है। अर्श उसे देख भारी आवाज में बोलता है, तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो? पिया उसे अलग होने की कोशिश करते हुए कंफ्यूजन से बोलती है, मैंने कब आपको इग्नोर किया? अर्श उसके खुद को छुड़ाने की कोशिश करते देख उसे और टाइटली उसकी कमर को पकड़ते हुए खुद से चिपकते हुए बोलता है, सुबह तुम सबसे बातें कर रही थी, पर मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की और तो और मुझे एक नजर देखा तक नहीं। पिया उसकी बात सुन जल्दी से बड़ी ही मासूमियत के साथ बोलती है, अरे मैंने बात की तो थी, जब मैंने आपको खीर देने के बारे में पूछा था तब तो मैंने आपसे बात की थी। अर्श उसकी बात सुन अपनी आंखों छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, तुमने बस मुझसे यही पूछा था कि क्या मैं खीर लूंगा या नहीं, और तुमने बाकी सब से भी यही पूछा था। इस पर पिया कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो भी ये नहीं जानती थी कि क्यों वो अर्श से बात करने से भाग रही हैं। और ऊपर से अब उसे काफी जोर की नींद आ रही थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी मसलते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अर्श का उसके ऐसे बच्चों के जैसे बोलने पर दिल पिघल गया। वो उसे ऐसे ही लिए अपने सीने से लगा उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आज के बाद तुम सिर्फ मुझसे बात करोगी, अगर तुमने मुझे फिर दोबारा इग्नोर किया तो आई विल पनिश यू वेरी बैडली। अर्श की ऐसी बातें सुन पिया को उससे डर लगने लगता है, इसलिए वो चुपचाप अर्श के गर्म आगोश में छुपी शांत रहती है। कुछ ही देर में पिया नींद की आगोश में चली जाती है। 1.5 घंटे बाद अर्श की कार उसके पुश्तैनी हवेली के सामने आकर रुकती है। अर्श पिया को ऐसे ही गोद में उठाए कार से बाहर निकलता है और हवेली के अंदर ले जाता है। अर्श के अंदर जाते ही सारे सर्वेंट्स एक लाइन में अपना सिर झुकाए खड़े थे। अर्श पूरे रोब के साथ अपनी गोद में अपनी लिटिल रैबिट को लिए अंदर आता है और बिना कुछ बोले स्टेयर्स से ऊपर अपने रूम की ओर चला जाता है। अर्श अपने रूम में आकर पिया को काफी प्यार से बेड पर लिटा देता है। पिया उसके लिटाते ही खुद में सिमट कर वापस से सो जाती है। अर्श उसे देख मुस्कुराता है और जैसे ही ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए झुकता है तो उसकी नजर पिया की गोरे पेट पर जाती है। उसके दिमाग में पिया के साथ कुछ तो कर जाने के डर्टी डर्टी ख्याल घूमने लगते हैं। वो अपने मन में आए ख्यालों को झटक उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और खुद वहां से फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अर्श शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आते हुए अपने बाल टॉवल से सूखते हुए पिया को देखता है। पिया पर उसकी नजर जैसे ही पड़ती है उसकी पलकें झपकना भूल जाती हैं। आंखों में पिया की डिजायर साफ साफ जलने लगती हैं। पिया के साड़ी का पल्ला उसके पेट से पूरी तरह हट चुका था, जिससे कि उसका गोरा दमकता पेट अर्श को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उसके लंबे बाल पूरे बेड पर फैले हुए थे और बालकनी से आती डिसेंट मूनलाइट उसके चेहरे को दिलकश बना रही थी। अर्श उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़ जाता है। अर्श अपने हाथ में लिए टॉवल को वही काउच पर फेंकते हुए पिया के पास आकर उसे निहारने लगाता है। अर्श पिया को निहारते हुए उसके होठों के करीब झुकने लगता है।
उसकी गर्म सांसें पिया के गर्म सांसों से टकराकर उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे अर्श अब मदहोश होते जा रहा था। उसकी सांसों से आती खुशबू अर्श को पिघला रही थी। अर्श अब धीरे धीरे पिया के ऊपर आने लगता है और पिया के होठों को बेहद इंटेंसिटी से देखते हुए उसके ऊपर अपने होठ रख धीरे धीरे सक करने लगता है। पिया के नर्म गुलाबी होठ अर्श के कब्जे में कैद थे। अर्श अपनी अब तक की पूरी लाइफ में पहली बार किसी के इतने करीब आया था। पिया नींद में थी और उसकी एक बुरी आदत थी, उसके कुछ भी समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे नींद में कुछ भी पता नहीं चलता था। और अभी अर्श उसके होठों को पाकर और ज्यादा बहक रहा था। अर्श के अब और डिजायर्स बढ़ने लगे थे। वो खुद को कंट्रोल करना चाहता था पर दिमाग उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। तभी अचानक वो पिया के ऊपर देहट उसके बगल में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को समझाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद अर्श अपनी आंखें खोल पिया को देखता है, जो बड़ी सुकून से किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रही थी। अर्श उसे देख मुस्कुराता देता है और उसे अपनी बाहों की सरगोश में भरते हुए अपना चेहरा उसके बालों में छुपा उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। ऐसे ही पता नहीं कब अर्श पिया की खुशबू में खो नींद की आगोश में चला जाता है। रात के 3 बजे अर्श की नींद खुलती है। वो साइड टेबल से अपना फोन उठा टाइम देखता है, फिर फोन रख पिया को देखता है जो उससे लिपट कर सोने में बिजी थी। अर्श उसे देख प्यार से उसके बालों को संवारते हुए उसके सिर पर किस करता है और पिया को उठाने लगता है। हे माय हिडन लव, ओपन योर आइज, लेट्स गेट अप माय हिडन लव। पिया अर्श के उठाने से हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। वो हड़बड़ी में उठाते हुए बोलती हैं, क्या हुआ? अर्श उसे देख बोलता है, गुड मॉर्निंग माय हिडन लव। पिया अपनी आंखें बंद खोल करते हुए बोलती है, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो हुई? तो अर्श उठते हुए बोलता है, नहीं अभी रात के 3 बज रहे हैं, चलो जल्दी उठो, हमें कुल देवता के मंदिर भी चलाना है। पिया उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। अर्श भी जल्दी से फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों अपने कुल देवता के मंदिर के सामने खड़े थे। पिया सामने हैरानी से देखते हुए बोलती हैं, आप मुझे इतनी सारी सीढ़ियों से अपने गोद में लेकर ऊपर जाएंगे? अर्श पिया को देखते हुए उसके करीब उससे चिपकते हुए बेहद रोमांटिक अंदाज में स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें कोई शक है क्या? पिया अपनी मुंडी हिला बोलती हैं, हाँ मेरे को डर लग रहा है, कहीं आपने मुझे गिरा दिया तो, और वैसे भी इस पर तेल भी गिरा है, मैं नहीं जाऊंगी आपकी गोद में, मैं खुद चल कर चली जाऊंगी। तो पंडित जी जिन्होंने पिया और अर्श को पूरे पूजा की विधि बताई थी, वो बोलते हैं, नहीं बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपने पति के गोद में ही इन सीढ़ियों को पार करना होगा। पिया डरते हुए सीढ़ियों को देखती हैं, तो अर्श उसे देख एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। पिया अचानक से ऐसे होने से डर जाती हैं और कसकर अर्श के कंधों और गर्दन को पकड़ लेती हैं। अर्श उसे एक नजर देख आगे बढ़ जाता है। पिया उसे अपनी डरी सहमी आंखों से देख रही थी। अर्श उसकी कमर को अच्छे से पकड़ता है और अपने बॉसी टोन में बोला, ऐसे ही मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पिया उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखने लगती हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त कई बार अर्श के पैर फिसले पर फिर खुद को संभाल आगे बढ़ने लगता, क्योंकि वो अपनी लिटिल रैबिट को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देना चाहता था। वो कैसे अपनी जान को गिरने से सकता था? बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो इन 1001 सीढ़ियों को पार करके ही रहेगा। ऐसे ही दोनों पूरे 1001 सीढ़ियों को पार कर अपने कुल देवता के मंदिर के सामने आ जाते हैं। पिया अर्श की सीढ़ियों को चढ़ते ही बोलती हैं, अब आप मुझे उतार दीजिए, आप थक गए होंगे ना, अब मैं खुद चल लूंगी। अर्श उसे वैसे ही गोद में लिए बोला, चुपचाप ऐसे ही रहो, और किसने कहा मैं थक गया हुआ? अगर तुम्हें मेरी थकान देखनी है तो मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट में दिखा सकता हूँ कि मैं कब और कैसे थकता हूँ। पिया इसकी बातें सुन उसे देखने लगती हैं। अर्श के मुंह से फर्स्ट नाइट की बात सुनते ही उसके गाल चेरी की तरह लाल पड़ जाते हैं। वही अर्श उस पर से नजरें हटा मंदिर की परिक्रमा करने लगता है। अर्श और पिया सूर्य देव की पूजा कर वापस हवेली चले जाते हैं। हवेली जाकर पिया और अर्श अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अर्श पिया को खुद पूरी हवेली घूमता है। पिया इतनी बड़ी हवेली देख शौक थी कि अर्श सच में इतने अमीर है कि उसके पास लगभग 2 गांव जितनी बड़ी हवेली है। ऐसे ही वक्त बीतता गया, दोनों आज पूरा दिन उदयपुर घूमने में लगे रहे। पिया भी अब तक अर्श से थोड़ी बहुत बात भी करने लगी थी। रात के 9 बजे दोनों वापस हवेली आते हैं। दोनों ने बाहर ही डिनर किया था, इसलिए दोनों सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाकर दोनों फ्रेश होकर सोने के लिए बेड पर आते हैं। पिया जैसे ही सोने के लिए लेटती है तो अर्श उसे अपने पास खींच अपने सीने से लगा लेता है।
पिया उसे ऐसा करते देख अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए जल्दी से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे नींद आ रही है। तो अर्श उसके कमर के आसपास अपने हाथ घुमाते हुए बोला, मैंने कब तुम्हें रोका है, सोना है तो ऐसे ही सो। पिया आज सुबह से अर्श के ऐसे बिहेव को देख रही थी जो उसे खुद से चिपका ही रख रहा था। पिया को अर्श का आज पूरा दिन यूं ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा। और जो अर्श उसने दिल्ली में देखा था उससे उल्टा आज जिस अर्श को उसने देखा था उनमें जमीन आसमान का फर्क था। पिया को अर्श का खुद की केयर करते देख बहुत अच्छा लग रहा था, पर अभी भी उसके दिल में काफी सवाल थे जिसे वो जानना चाहती थी, पर वो किसी से बोल भी तो नहीं सकती थी और ना ही पूछ सकती थी, क्योंकि उसे अभी अर्श की लाइफ में आए हुए टाइम ही कितना हुआ था। पिया यही सब सोचते हुए सो जाती हैं। अर्श और पिया उदयपुर घूमकर अब वापस दिल्ली के लिए निकल गए थे। वही दिल्ली में श्रीशा कॉलेज में बैठी अपने क्लासेज अटेंड कर रही थी, तभी उसके पास एक लड़की आते हुए बोलती है, हेलो। श्रीशा आवाज सुन अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो वहां एक काफी सुंदर लड़की खड़ी थी जिसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था और पटियाला सलवार सूट पहना हुआ था। श्रीशा को उसके ड्रेसिंग सेंस और बॉडी शेप को देखकर वो लड़की उसे पंजाबी लग रही थी। श्रीशा ने उसे देख मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे। तो वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, माय सेल्फ भूविका कौर। श्रीशा भी अपना हाथ आगे बढ़ा उससे हैंड शेक करते हुए स्माइल के साथ बोली, नाइस नेम। वेल आई एम श्रीशा अरोरा। भूविका श्रीशा से बोली, आपका नाम भी आपकी तरह स्वीट है। और मुस्कुराने लगती हैं। श्रीशा उसकी बात सुन हंस देती हैं। तो भूविका आगे थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैं आपके साथ आपकी सीट पर बैठ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस कॉलेज में अभी न्यू एडमिशन हूँ और यहाँ पता नहीं क्यों सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, इसलिए इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझे बाकी सबको तरह नहीं लगी। श्रीशा उसकी बात सुन बोली, वाई नॉट, ऑफ कोर्स यार, आओ ना। और खुद सरक कर विंडो साइड चली जाती हैं। भूविका भी अब उसके पास बैठ जाती हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अपना अपना लेक्चर अटेंड करती हैं। जैन कॉर्पोरेशन। अर्श के ऑफिस में ईवान अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा होता है कि तभी कृष उसका नाम चिल्लाते हुए आता है, कृष यार, ईवान 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 यार, तू कहाँ है यार। ईवान कृष को घूरते हुए भारी आवाज में बोला, तुमने अपनी आंखें किसी को दान दे दी है क्या, जो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा। कृष उसकी बात सुन उसके सामने टेबल पर बैठते हुए बोला, अरे यार, मैं क्यों भला अपनी आंखें दान में देने लगा। वैसे भी मेरे पास लोगों को दान देने के लिए बहुत कुछ है, फिर मैं अपनी आंखें ही क्यों दूंगा। ईवान उसकी बातों को इग्नोर कर वापस अपनी फाइल्स चेक करने लगता है। कृष ईवान को देख वापस से बोला, ओके लिसन, तूने जो मुझे अर्श की फीमेल असिस्टेंट का पोस्ट वैकेंसी निकालने को बोला था, अब उसका क्या करना है। कृष की बात सुन ईवान को भी याद आता है कि अर्श ने उसे पिया के लिए ये वैकेंसी निकालने को बोला था। ईवान अपनी फाइल बंद करते हुए बोला, ओह शिट, मैं तो ये भूल ही गया था। कृष टेबल से पेपर वेट उठाते हुए बोला, हाँ मुझे तो पता ही था कि तुझे इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो ईवान उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, ओ शट अप, जैसे तुम्हें तो तुम्हारे सारे काम याद रहते हैं, आई एम राइट। कृष अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तेरा मतलब क्या है, एक तो मैंने तेरा काम किया, ऊपर से तू मुझे सुनाए जा रहा है। ईवान उसे याद दिलाते हुए बोला, ओपन योर ईयर्स मिस्टर बाजवा, शायद तुम भूल रहे हो तुमने मुझ पर कोई इतना बड़ा एहसान भी नहीं किया है। ये सब जो भी हुआ था सिर्फ और सिर्फ लिटिल रैबिट के लिए हुआ था, और हाँ अब ये काम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वैसे भी यश ने उससे शादी कर ली है, समझे। कृष्व अपने दांत भींचते हुए बोला, हद है, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ईवान सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला, वैसे हाँ, मैं तुम्हारी भलाई जरूर कर सकता हूँ। कृष्व चिढ़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी किसी भी भलाई की कोई जरूरत नहीं है, समझे। और वहां से जाने लगता है। ईवान थोड़ी जोर से उसे सुनाते हुए बोला, वैसे तुम नहीं चाहते फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। आज तुम्हारे मॉम डैड वापस आ रहे हैं, और उनके साथ मानव भी वापस आ रहा है। और तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हें उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने आना होगा, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अपने मॉम डैड को लेने जाने वाले। ये बोल ईवान अपनी एक आईब्रो उठाकर कृष्व को देखने लगता है। उसके होठों पर एक किलर स्माइल थी। कृष्व उसकी बात सुन जहा था वही रुक जाता है और पीछे मुड़कर बोला, तूने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया, तू सच में मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। ईवान उसकी बात सुन एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए बोला,
वैसे तेरे मॉम डैड अब तक तो एयरपोर्ट पहुंच भी गए होंगे। कृष हैरानी से अपनी आंखें बाहर निकालते हुए बोला, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। और वहां से बुलेट की स्पीड से भागता है। इवान उसकी ऐसी हरकत देख हंसने लगता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वही दूसरी ओर श्रेयांश का केबिन। श्रेयांश अपने केबिन में बैठा चौमिन और मोमोज बड़े ही शौक से खा रहा था। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई उसे कब से खड़ा पूरी शिद्दत से गुस्से में घूर रहा है। कुणाल श्रेयांश का पीए हैरनी से उसे देख अपने अलग अलग तरह के मुंह बना रहा था। वही निहित गुस्से से बस सामने किसी छुट्टे सांड की तरह खाते श्रेयांश को देख रहा था। जब निहित से बर्दाश्त नहीं होता तो वो श्रेयांश के सामने रखे मोमोज की प्लेट उठा लेता है और अपने दांत भींचते हुए उसे घूर कर बोला, तुम भूखे दरिंदे थोड़ी तो रहम करो इन बेचारे मोमोज पर। श्रेयांश, जिसने अपना हाथ मोमोज खाने के लिए बढ़ाया ही था, वो ऐसे मोमोज को अपने सामने से दूर जाता देख और तो और खुद को भूखा दरिंदा सुन गुस्से से सामने देखता है। निहित, जो अभी तक उसे ही घूरे जा रहा था, श्रेयांश उसे देख अपनी आंखें छोटी कर बोला, तुम्हें क्या है बंदर की शक्ल के इंसान, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? निहित उसकी बात सुन चिढ़ते हुए बोला, तुम छुट्टे सांड की तरह यहाँ ठूसने में लगे हो और मैं वहाँ भाई का दिया हुआ प्रोजेक्ट अकेले देख रहा हूँ। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ। श्रेयांश निहित के हाथों से अपने मोमोज की प्लेट लेते हुए बोला। अर्श जैन का छोटा सा प्यारा का श्रेय। फिर निहित के पीछे खड़े कुणाल की तरफ इशारा कर बोला, और अपने पीए कुणाल का समझदार होनहार एकलौता बॉस समझे और एक मोमोज अपने मुंह में रख लेता है। कुणाल उसकी बात सुन बोला, आप आने दीजिए बिग बॉस को, मैंने उनको आपके सारे कांड ना बताए तो मैं भी आपका पीए नहीं। श्रेयांश उसकी बात सुन बोला, ओए खबरदार, जो मेरी चुगली भाई से की तो अभी के अभी तुम्हें परमानेंट छुट्टी दे दूंगा, समझे? और वैसे भी अब मैं भाई से ज्यादा नहीं डरता बिकॉज मेरी प्यारी भाभी जो आ गई है। कुणाल उसकी बात सुन मुंह बनाने लगता है। निहित श्रेयांश की बात सुन चिढ़ते हुए बोला, उसको बाद में धमकी देना, पहले मुझे भी मोमोज खाने दे, तब से सारा काम अकेले कर रहा हूँ। और श्रेयांश के साथ बैठ मोमोज एंजॉय करने लगा कुणाल तो बेचारा अपना मुंह खोले दोनों को देख रहा था। वो लाचारी से अपना सिर हिला केबिन से बाहर चला जाता है और श्रेयांश निहित अपने मोमोज खाने में बिजी हो जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी। श्रीशा और भूविका दोनों ही अपनी सारी क्लासेज अटेंड करने के बाद एक दूसरे को बाय बोल अपने अपने घर के लिए निकल जाती है। दोनों आज पहली बार मिले थे, पर आज ही दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हो भी क्यों ना, हमारी श्रीशा है ही फ्रेंडली। वही श्रीशा मस्ती में झूमती गाती अपने घर की ओर बढ़ रही थी। उसे पैदल चलना काफी पसंद था, उसे ही नहीं पिया को भी काफी पसंद था। श्रीशा अपनी ही मस्ती में चले जा रही थी, तभी अचानक से वो उदास हो जाती है। वो अपने सामने लगे गोलगप्पे के स्टॉल को देख मायूस हो खुद से बोली, पिया तूने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही हूँ, पर तू है कि तूने एक बार भी मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया। हम दोनों पहले कितनी मस्ती करते थे। और पिया की हरकतों को याद कर स्माइल करने लगती हैं। थोड़ी देर यूं ही पिया को याद करते हुए एक लंबी सांस लेती है और बोली, कोई नहीं श्रीशा, होता है होता। और अपना सिर झटक घर के लिए निकल जाती हैं। जैन पैलेस। अब तक सब अपने अपने वक्त से वापस लौट आए थे, क्योंकि दादू का रूल था कि सभी को शाम के 7 बजे से पहले घर वापस आ जाना है। आज पैलेस में सिर्फ दादी, दादू, श्रेयांश, निहित, इवान ही थे। इवान जैन पैलेस में ही रहता था, क्योंकि इवान के पेरेंट्स नहीं थे जब वो 17 साल का था, तभी उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब से इवान को दादू दादी अपने साथ अपने पास रखते थे। रेहान अपने डैड के साथ रहता था। उसके डैड इंडिया के जाने माने सर्जन डॉक्टर थे और कृष्व अपने मॉम डैड को एयरपोर्ट से पिक कर अपने विला ले गया था और आज उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी पैलेस के बाहर अर्श की कार आकर रुकती है। अर्श और पिया कार से निकल पैलेस के अंदर जाते हैं। उन्हें देख दादी खुश होते हुए बोली, मेरे दोनों बच्चे आ गए। और फिर जल्दी से जाकर दोनों को गले लगाती है। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद पिया और अर्श दोनों अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और फिर नीचे आकर डिनर करते हैं। सबका डिनर हो जाने के बाद अर्श अपने स्टडी रूम में जाकर अपना कुछ पेंडिंग वर्क पूरा करता है। इधर पिया भी काफी थक चुकी थी तो वो भी जल्दी ही सो जाती हैं। अर्श अपने स्टडी रूम से निकल अपने रूम में जाता है। रूम में जाते ही अर्श की नजर सोती हुई अपनी रैबिट पर पड़ती है। अर्श उसके पास आते हुए उसके फेस से उसके बालों को साइड कर उसके फोरहेड पर, फिर नोज पर, फिर बारी बारी से उसके दोनों गालों पर किस कर उसके होठों पर हल्के लिक के साथ लाइट किस करता है। और फिर कुछ देर उसे देखने के बाद अर्श वहां से उठ कॉलेजेट रूम में चला जाता है।
कुछ देर बाद अर्श अपने बिजनेस सूट में बाहर आता है। वो वापस एक नजर पिया को देखता और उसके पास जाकर प्यार से उसके नर्म पतले होठों को अपने होठों में भर चूमने लगता है। वो पिया से होठों को डीप आइज के साथ फ्रेंच किस करते हुए उसके गालों को सहलाने लगता है। पिया नींद में थी और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही किस करने के बाद अर्श उसके होठों को छोड़ धीरे से उसके कान में अपनी वार्म सांसें छोड़ते हुए बोला, आई मिस यू लिटिल रैबिट, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और उसके कानों के ईयर बॉब्स को हल्के से अपने वेट टंग से लिककर चूम लेता है। उसके टच से पिया कसमसा कर अर्श की तरफ करवट ले वापस सो जाती है। अर्श उसकी इस हरकत को देख मुस्कुरा देता है और फिर उसे एक बार और निहारने लगता है। तभी उसके फोन पर ईवान का कॉल आता है। अर्श जल्दी से उसका कॉल पिक कर बोला, हम। तो दूसरी तरफ से ईवान बोला, बिग बॉस मुंबई के लिए लेट हो रहा है, प्लीज आप थोड़ा जल्दी करेंगे। अर्श उसकी बात सुन बोला, हम बस 5 मिनट, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अर्श भी जल्दी से वहां से निकल जाता है और अपनी कार में बैठे एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है। दरअसल अर्श अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई जा रहा था। उसे मुंबई कम से कम 15 दिनों के लिए जाना था, पर उसका पिया को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। एक बार के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पिया को भी अपने साथ मुंबई ले चले, पर फिर उसे पिया के कॉलेज की याद आ गई, इसलिए अब वो खुद के दिल को बहुत मुश्किल से समझाकर मुंबई जा रहा था। और यहाँ हमारी पिया सबसे बेखबर सुकून से सोई हुई थी। अगली सुबह पिया की जब आंख खुली तो उसे बेड पर अर्श नहीं मिलता, तो उसने सोच कि शायद वो कहीं बाहर गया होगा। ये सोच वो जल्दी से रेडी होने चली जाती है। पिया आज अपने कॉलेज जाने वाली थी, इसलिए वो कॉलेज के हिसाब से रेडी हो नीचे आती है, तो दादी उसे ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने को बोलती हैं। पिया भी हाँ बोल ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है, पर उसकी आंखें अर्श को ढूंढ रही थी। उसने सुबह से अर्श को एक नजर देखा तक नहीं था, पता नहीं क्यों, पर पिया को अर्श को देखे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे, पर दादी और श्रेयांश की नजर पिया पर ही थी। दादी पिया को ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। तभी श्रेयांश अपने दांत दिखाते हुए कहता है, भाभी आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट कीजिए और आराम से 15 दिन मजे कीजिए, क्योंकि आपके वो जल्लाद पति मेरे सिद्धू भाई यहाँ नहीं। पिया हैरानी से श्रेयांश को देखती है, जैसे पूछ रही हो, आपको कैसे पता कि मैं किसको ढूंढ रही हूँ। तो दादी प्यार से पिया को बोली, बेटा अर्श अपनी मीटिंग के लिए मुंबई गया हुआ है, तो वो अब 15 दिनों बाद ही आएगा, तुम उसकी चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम। पिया उनकी बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद पिया अपना बैग लेकर बाहर जाती है कि तभी ईवान कार लाकर उसके सामने रोकता है और बोला, यंग मैडम आइए, मैं आपको आपके कॉलेज छोड़ देता हूँ। पिया भी ज्यादा ना सोचते हुए कार में बैठ जाती है। ईवान कार को कॉलेज की तरफ भगा देता है। पिया कार की विंडो से बाहर देख रही होती है कि तभी ईवान उसे बोलता है, यंग मैडम अगर कॉलेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना। पिया उसकी बात सुन बस हम बोल देती है और वापस से बाहर देखने लगती है। कुछ देर में ही पिया अपने कॉलेज के गेट पर होती है। ईवान कार का डोर ओपन करता है तो पिया कार से निकल कॉलेज के अंदर चली जाती है। ईवान भी पिया को अपनी क्लास में जाता देख अपनी कार ऑफिस की तरह मोड़ लेता है। पिया जैसे ही क्लास में एंटर करती है तो सबकी नजर पिया पर चली जाती है। पिया आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग थी, पर हाँ पिया ने अपना सिंदूर नहीं लगाया था और पिया का मंगलसूत्र एक पेंडेंट की तरह था, जिससे देख कोई भी नहीं बोल सकता था कि पिया ने मंगलसूत्र मानना है। दरअसल दादी ने ही उससे अभी सिंदूर लगा कर जाने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अर्श के दुश्मनों को उसकी शादी का पता चला तो शायद वो पिया को हार्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने पिया को पहले के जैसा ही रहने को बोला था। वही अव्यान जहां उर्वशी के साथ बैठा हुआ था, पिया को फिर से कॉलेज में देख डर से कांपने लगा था। उस दिन होटल में अर्श ने जब पिया को उससे बचा लिया था, तभी ईवान और रेहान ने उसे बहुत पीटा था और उसे पिया के प्रोटेक्शन के लिए कहा था। पूरे कॉलेज में सिर्फ अव्यान को ही पता था कि पिया कौन है। उर्वशी पिया को देख वापस से अपनी आंखों में जलन लिए देखने लगी। पिया की नजर अव्यान पर गई तो उसे उससे थोड़ा डर लगने लगा। उसके आंखों के सामने उस रात का सीन तैर गया। फिर जल्दी से अपना सिर झटक श्रीशा की तरफ बढ़ गई, जो इस वक्त भूविका से बात करने में बिजी थी। पिया उसके पास जाकर बोली, श्रीशा। पिया की आवाज तुरंत पहचान जाती है। वो जल्दी से उछलकर खड़ी होती है और पिया को देख जल्दी से उसे गले लगा लेती है। पिया भी उसे मुस्कुराते हुए हक कर लेती है। भूविका कंफ्यूजन से दोनों को देखती हैं और समझने की कोशिश करने लगती हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है।
श्रीशा पिया से अलग हो उसे अपने साथ अपने ही बेंच पर बैठाते हुए बोली, पिया मेरी जान तू जैसी है तुझे तो एक बार के लिए भी मेरी याद नहीं आई। और नकली गुस्से से बोली, लोग सच ही बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाते हैं हो। पिया उसकी बात सुन मासूमियत से बोली, अरे बस बस कितना बोलती है तू, मेरी मेट्रो ट्रेन जब देखो तब मुझ जैसी मासूम पर अपना सारा राशन पानी लेकर चढ़ जाती हैं और अपना मासूम सा फेस बनाकर श्रीशा को देखने लगती हैं। श्रीशा उसकी बातें और क्यूट फेस देख बोली, हाँ हाँ खुद तो 2 दिन से याद नहीं किया और जब मैंने पूछा तो मैं ही बुरी, वाह भाई सही है। पिया उसकी बात सुन मुस्कुराती हुई बोली, अरे मैं तुझे बाद में सब बताऊंगी कि मैं इतने दिनों से कहा थी अब ठीक। श्रीशा भी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, अब ठीक। और फिर श्रीशा पिया को भूविका से मिलती हैं। ऐसे ही बातों और अपने लेक्चर अटेंड करने में तीनों का दिन बीत जाता है। शाम में तीनों कॉलेज से निकल अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पिया को लेने रेहान आया हुआ था तो पिया उसके साथ पैलेस के लिए निकल जाती है। पिया कॉलेज से पैलेस वापस आ चुकी थी। पैलेस में आज ना ही अर्श था और ना ही दादी दादू। बाकी सब भी अभी ऑफिस में ही थे। दादी और दादू कुछ टाइम के लिए ऋषिकेश गए हुए थे, क्योंकि वहां दादी की छोटी बहन रहती थी और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी पिया को अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा था। दादी और दादू को ऐसे पिया को छोड़ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उनका जाना भी जरूरी था, इसलिए वो लोग पिया के आने के बाद ही उसे बता कर गए। पिया आज पैलेस में बिल्कुल अकेली थी। बस पैलेस में काम कराने वाले कुछ सर्वेंट्स और लीना के साथ जैक था। आज पिया का पैलेस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसने श्रीशा को भी कॉल करने की सोची, पर फिर उसे याद आया कि श्रीशा इस टाइम बच्चों को होम ट्यूशन देने गई होगी। इसलिए फिर वो बाहर लिविंग हॉल में घूम घूम कर वहां रखी चीजों को देखने लगी। पिया चलते चलते अर्श की एक बड़ी सी फोटो के सामने आकर रुकती है, जिसे बड़ी ही खूबसूरत फोटो फ्रेम में फ्रेम किया हुआ था, जो लिविंग रूम में ही लगी हुई थी। पिया अपने चीन पर उंगली रखते हुए अर्श की फोटो को बड़े गौर से देख रही थी। फोटो में अर्श अपनी फरारी के बोनट पर चढ़कर बैठता हुआ था। उसने अपने एक पैर को मोड़कर उस पर अपने हाथ को टिकाया हुआ था। उसकी अपर बॉडी पूरी नेक्ड थी और बाल मैसी होकर चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो काफी हॉट एंड सेक्सी लग रहा था अपने इस लुक में। पिया ने अब तक उसे ऐसे नहीं देखा था और जब देखा तो बस उसे देखती रह गई। उसके चेहरे का रंग तक लाल पड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी अपनी नजर नहीं हटाना चाहती थी। पिया अर्श की फोटो देख खुद में बोली, ये इतने ज्यादा हैंडसम तो है, पर ये कभी हंसते क्यों नहीं है। अगर ये स्माइल करते हंसते तो इतने अच्छे दिखते ना। और इमेजिन करने लगती हैं अर्श को स्माइल करते हुए। इमेजिन कर पिया अपने दिल पर हाथ रखते हुए काफी क्यूट तरीके से बोली, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर थोड़ा इतराते हुए मुंह बना कर बोली, पर मुझसे कम ही हो। फिर अर्श की फोटो को देख नाराज होते हुए पाउट बना कर बोली, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, बदतमीज कहे के। मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और की भी तो मेरी जानू और श्री को नहीं बुलाया। फिर अपना क्यूट फेस बनाते हुए बोली, मैंने कितना कुछ सोचा था कि मैं अपनी शादी में भर भर कर मेहंदी लगवाऊंगी, डांस करूंगी और फिर अपनी शादी के दिन खूब सारे गोलगप्पे खाऊंगी। फिर थोड़ा गुस्से से बड़े ही क्यूट अंदाज में बोलती हैं, पर नहीं। फिर अर्श की फोटो को अपनी उंगली दिखाते हुए बोलती हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे सपनों को तोड़ दिया, मेरे सपने का खून कर दिया। मेरी सारी की सारी बनी बनाई ख्वाबों की दुनिया को आपने अपनी इन 2 डरावनी नजरों से मुझे डरा कर चूर चूर कर दिया। और तो और मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि आखिर मेरी शादी हो कब गई। और मैंने कोई फोटो भी नहीं ली अपनी। पिया ऐसे ही अर्श की फोटो को देख उसकी बुराइयां किए जा रही थी और लीना उसे ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। अब तक तो पिया को पैलेस के सारे ही लोग काफी पसंद करने लगे थे। तभी श्रेयांश पिया को आवाज लगाते हुए बोलता है, भाभी भाभी आप कहाँ हो, देखिए आपका प्यारा देवर आपके लिए क्या लाया है। पिया उसकी आवाज सुन हॉल की तरफ देखती है तो श्रेयांश अपने हाथ में मोमोज के पैकेट लिए उसे ही आवाज लगा रहा था और उसके पीछे निहित केक का बॉक्स लिए आ रहा था। इवान और रेहान भी आज आए हुए थे तो वो दोनों भी आकर काउच पर बैठ जाते हैं। पिया भी अब तक हॉल में आ चुकी थी। श्रेयांश पिया को देख उछलते हुए बोलता है, भाभी देखिए मैं आपके लिए कितने सारे मोमोज लाया हूँ। और ये बोल अपनी बत्तीसी दिखाते हुए आगे बोला, क्योंकि अभी हमें अपनी मर्जी के खाने की आजादी है, भाई के आ जाने के बाद वो हमें कुछ भी नहीं खाने देंगे। निहित जल्दी से पिया के दूसरी साइड आकर बोलता है, भाभी देखिए मैं आपके लिए डार्क हॉट चॉकलेट केक लेकर आया हूँ। पिया एक एक नजर उन दोनों को देखती है और एक नजर उनके हाथों में रखे मोमोज और केक को।
पिया दोनों को अपनी हिरनी जैसी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए मासूमियत से बोलती हैं, आप दोनों मेरे लिए ये सब लेकर आए। फिर ईवान और रेहान की तरह देखते हुए बोलती हैं, तो आप दोनों को भी तो कुछ लेकर आना चाहिए था ना, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम गोलगप्पे ही ला देते। पिया की बात सुन ईवान और रेहान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बेचारे अब बोले भी तो क्या, श्रेयांश बीच में कूदते हुए बोलता है, अरे भाभी कोई बात नहीं, हम कल इन दोनों से ट्रीट ले लेंगे, कौन सा ये दोनों भागे जा रहे हैं, फिलहाल के लिए ये खाते हैं। और अपने हाथों में लिए मोमोज को पिया के आगे बढ़ा देता है। पिया भी जल्दी से हाँ में सिर हिला काउच पर बड़े ही क्यूट तरीका से आलती पल्ट लगाकर श्रेयांश और निहित के साथ बैठ मजे से मोमोज और केक खाने लगती हैं। श्रेयांश टेबल पर चढ़ कर बैठा था, तो वही निहित जमीन पर। ईवान और रेहान तो अपना मुंह खोले सामने का नजारा देख शौक रह गए थे। उन दोनों को ही उन तीनों में से किसी ने खाने तक को पूछा तो क्या एक नजर देखा तक नहीं था, जैसे कि दोनों यहाँ एक 60 नहीं करते हैं। दोनों सामने जन्म के भूखे लोगों को खाते देख अपना सिर लाचारी से हिला अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे वहां रहकर भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ देर बाद डिनर का टाइम होता है तो सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ईवान और रेहान दोनों पिया, श्रेयांश और निहित तीनों को ही अजीब नजरों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि अभी कुछ टाइम पहले ही तो इन तीनों ने इतना सब कुछ ठुसा था और अब फिर से डिनर करने आ गए। हद है, मतलब पिया, श्रेयांश और निहित तीनों ही उन दोनों के ख्यालों और नजरों से बेखबर अपने में बिजी अपने खाने पर फोकस कर रहे थे। सबका डिनर हो जाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्श's बेडरूम। पिया अपने रूम में बेड के सामने खड़ी अर्श के किंग साइज मास्टर बेड को देखते हुए एक गहरी सांस लेती हैं। फिर जल्दी से चहकते हुए बोलती हैं, ओए होए, आज तो मुझे इतने बड़े बेड पर अकेले सोने मिलेगा। और फिर अर्श को याद कर बोलती है, हन, वरना तो मुझे इस बड़े से बेड पर एक छोटा सा कोना ही मिलता है। कितना अत्याचार होता है छोटी बच्ची पर। और फिर पिया बेड पर कूदकर अपने दोनों हाथों को फैला उस पर अपने पेट के बल लेट जाती हैं और बेड को किस करते हुए बोलती हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हो। ये बोल पिया अपना हाथ बेड पर फेरने लगी है। ऐसे ही पिया बेड की तारीफ करते करते सो जाती हैं। मुंबई में रात के 10:30 बजे अर्श अपनी मीटिंग अटेंड कर अपने होटल रूम में आता है। इस वक्त उसका लुक काफी डैशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 26-27 साल का बंदा है। लेकिन इस वक्त वो इतना थक गया था कि होटल रूम में आते ही जल्दी से फ्रेश होकर डिनर कर बेड पर लेट अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके आंखों के सामने पिया का फेस आ जाता है। अर्श अपनी आंखें खोल जल्दी से साइड टेबल से अपना फोन उठा अनलॉक करता है, तो उसके फोन के अनलॉक होते ही अर्श के सामने पिया और उसकी फोटो आ जाती है, जिसे उसने पिया को उसके घर के लिए तैयार होते टाइम मिलने लिया था। अर्श ने उस फोटो को अपने फोन के वॉलपेपर में सेट किया हुआ था। फोटो को देखते ही अर्श की सारी थकान उतर जाती है। पिया को देख उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। अर्श पिया की फोटो देख बोलता है, मैं वहां नहीं हूं तो तुमने तो एक बार के लिए भी मुझे मिस नहीं किया हम। फिर कुछ सोचते हुए पिया को कॉल करता है, लेकिन उसे क्या पता था उसकी लिटिल रैबिट उसको कॉल अभी बिल्कुल रिसीव नहीं करेगी। अर्श काफी बार ट्राई करता है, लेकिन पिया कॉल रिसीव नहीं करती। थक हार कर अर्श अपने फोन को बेड पर पटकते हुए झल्लाकर बोला, एक बार बस मैं दिल्ली आ जाऊं फिर बताता हूँ। और फिर अपनी और पिया की फोटो को देखने लगता है। कुछ देर ऐसे ही पिया और अपनी फोटो को निहारते निहारते अर्श की आंख लग जाती है। अगली सुबह पिया रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही टाइम बीतते जाता है। इस बीच पिया को एक और नए इंसान से भी मिलने को मिल गया था। मानव, अर्श का एजेंट और एक तरह से फ्रेंड भी। वो अर्श के साथ उसके इंडिया छोड़ने के बाद से था और अब अर्श के बोलने पर ही इंडिया वापस आया था। मानव की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए वो अर्श के घर ही रहता था। मानव ने मना भी किया था, पर अर्श ने अभी कुछ वक्त के लिए उसे अपने पैलेस में ही रुकने को बोला था। अर्श की बात मानकर मानव अभी उसके पैलेस में ही रहता है। 15 दिन होने को आए थे। पिया ने इन 15 दिनों में श्रेयांश और निहित के साथ काफी मस्ती की थी और अब उन सब के साथ उसकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो चुकी थी। ईवान ने अर्श से पिया और उसके दोनों भाइयों के कारनामे भी बता दिए थे, जिस वजह से अब तीनों को ही मानव अर्श के कहने पर वर्कआउट करवाता था। आज पिया को सुबह मानव के दिए हुए टाइम पर उठने में लेट हो गया था, जिस वजह से मानव ने उसे पूरे पैलेस के चक्कर लगाने को कहा और ऊपर से श्रेयांश और निहित को भी। जैन पैलेस इतना बड़ा था कि उसमें 2-3 गांव तो आराम से बस जाए।
तीनों की आज हालत खराब थी। तीनों कहा ये सोचकर खुश थे कि आज संडे है और खूब मस्ती करेंगे, पर अर्श की धमकी की वजह से तीनों का प्लान फ्लॉप हो चुका था। आज सुबह के मानव की हरकत पर श्रेयांश चिढ़ा हुआ था। इसलिए सबके ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद श्रेयांश ने पिया और निहित के साथ मानव की बैंड बजाने का प्लान बनाया। बेचारा मानव तीन तिगड़ियों की तिगड़मबाजी से अनजान अपने रूम में नींद ले रहा था। श्रेयांश के बोलने पर कि वो आज मानव को सबक सिखा कर रहेगा तो पिया ने उसे काफी समझाया, पर श्रेयांश नहीं माना। निहित भी श्रेयांश का फुल सपोर्ट कर रहा था, पर पिया को अर्श का डर था कि अगर किसी ने उसे बता दिया कि उसने मानव की बैंड उसके भाइयों के साथ मिलकर बजाई है तो अर्श उसे यहाँ आने के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पिया यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे श्रेयांश की आवाज सुनाई देती है। अरे भाभी क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? आप ज्यादा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी भाई कौन सा आ जाने वाले हैं, वो तो कल आएंगे ना, और अगर भाई को कुछ पता भी चला तो कल की कल देख लेंगे। निहित भी श्रेयांश की बात से सहमत होते हुए बोलता है, यस भाभी, श्रेया इज राइट। आप बस आज उस ब्लू हेयर वाले मॉन्स्टर मानव, क्योंकि उसने अपने हेयर्स को ब्लू कॉलर से कलर करवाया हुआ था, के लिए डिलीशियस डिनर बनाओ, बाकी का हम संभाल लेंगे। और फिर श्रेयांश की तरफ इशारा करता है। पिया बेचारी क्या ही करती, वो भी दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।